हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र यादव और आप देख रहे हैं जेके एजुकेशन जंक्शन। तो मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, क्या इसके फंक्शन होते हैं और क्या इससे रिलेटेड जो डिजीज़ हो सकती हैं, तो तमाम जानकारी इस वीडियो में। साथ में ये एनाटॉमी और इसमें मेडिकल सर्जिकल दोनों का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। तो यहाँ पे आपकी तमाम मेडिकल सर्जिकल और एनाटॉमी दोनों यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कवर हो जाएगी। तो तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जीआईटी शॉर्ट रिव्यू यहाँ पर है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन क्या होता है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इस सिस्टम में ह्यूमन डाइजेस्टिव ऑर्गन व डाइजेशन से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक या एलिमेंट्री कैनाल के नाम से भी जाना जाता है। एलिमेंट्री कैनाल किसे कहते हैं? तो यह एक 8 से 10 मीटर यानी लगभग 30 फीट लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो माउथ से लेकर और एनस तक फैली रहती है। अब हम पढ़ेंगे इसकी एनाटॉमी क्या होती है। तो एनाटॉमी यहाँ पे देख सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम या प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन व एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन से मिलकर बनाता है। तो सबसे पहले आता है जीआई ट्रैक यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। तो द मस्कुलर एनामेंट्री कैनाल यानी मस्कुलर में एनामेंट्री कैनाल में क्या क्या आता है? सबसे पहले माउथ आता है, उसके बाद फेरिंग्स, उसके बाद ईसोफेगस, उसके बाद स्टोमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और फिर एनस। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले डायग्राम में देख सकते हैं माउथ है, उसके बाद में फेरिंग्स, फिर ईसोफेगस है, फिर उसके बाद स्टोमा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। एनस पे ख़त्म हो जाता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद में द एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। तो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन किसे कहते हैं? जो कंट्रीब्यूशन करते हैं या फिर जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं या फूड के ब्रेक डाउन यानी उसको तोड़ने में जो कंट्रीब्यूट करता है उसे एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन कहते हैं, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जैसे टीथ है, टंग है, सलेवरी ग्लैंड्स हैं, गोल ब्लैडर, लीवर और पैनक्रियाज, ये सारे जो हैं ये एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के अंदर आते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन फॉर्म, यानी क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे। सबसे पहले माउथ। तो माउथ को ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पूछ लिया जाता है कि माउथ को और क्या बोलते हैं, तो ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी भी माउथ को बोलते हैं। उसके बाद में है टीथ। तो टीथ क्या होते हैं? तो टीथ में सबसे पहले इनामल। तो टीथ पर एक आउटर कवरिंग पाई जाती है जिसे इनामल के नाम से जाना जाता है, जो ह्यूमन बॉडी का सबसे टफेस्ट और हार्डेस्ट एलिमेंट है, यानी 96% मिनरल्स से ये मिलके बना होता है और सबसे हार्डेस्ट होता है। हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है? इनामिल होता है, जो टीथ को कवर करता है। और पहला होता है टेम्परेरी टीथ या डेसिडुअस टीथ। ये 6 मंथ की एज में उगना शुरू हो जाते हैं। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि दांत उगना कब स्टार्ट होते हैं? 6 मंथ पे। सबसे पहला दांत होता है लोअर सेंट्रल इंसाइजर, ये 6 मंथ पे उगता है। उसके बाद दूसरा दांत होता है अपर सेंट्रल इंसाइजर, ये 7 मंथ पे। अब 2 फॉर्मूले होते हैं, एक टूथ फार्मूला फॉर चाइल्ड और टूथ फार्मूला फॉर एडल्ट। तो बच्चे में 20 टीथ होते हैं, यानी 2 1 0 2, यानी इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। आई का मतलब इंसाइजर, सी का मतलब कैनाइन, पी का मतलब प्रीमोलर, एम का मतलब मोलर। तो 2 इंसाइजर ऊपर और 2 इंसाइजर नीचे, एक एक ये कैनाइन, और प्रीमोलर होते नहीं हैं, मोलर होते हैं 2 2। तो ये होते हैं। उसके बाद में जो एडल्ट्स में 2 1 2 3, यानी 2 ऊपरी जबड़े में 2 निचले जबड़े में इंसाइजर, कैनाइन 1 1 और प्रीमोलर 2 2, यानी 2 ऊपले जबड़े में 2 निचले में, और मोलर 3 ऊपले में जबड़े में 3 निचले वाले जबड़े में। तो ऐसे करके 32 टीथ होते हैं।
और ये दोनों साइड होते हैं। तो ऐसे करके जो 20 टीथ होते हैं वो चाइल्ड में होते हैं और एडल्ट्स में होते हैं। एडल्ट्स में कितने होते हैं? 32। उसके बाद में अब हम पढ़ेंगे सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड क्या होती हैं? तो ह्यूमन बॉडी में 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड पाई जाती हैं, यानी लार ग्रंथि। कौन कौन सी होती है? पैरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड यह लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है जो अपने सीक्रेशन को स्टेंसन डक्ट द्वारा ओरल कैविटी में छोड़ती है। तो लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड कौन सी है? पैरोटिड। और पैरोटिड अपने सीक्रेशन को कहाँ डालती है? स्टेंसन डक्ट द्वारा ओरल कैविटी में छोड़ती है। उसके बाद में वॉल्यूम ऑफ सलाइवा। तो सलाइवा का जो प्रोडक्शन होता है वो पूरे दिन में कितना होता है? 1000 to 1500 ml पर डे, यानी 1000 से 1500 ml पर डे के लगभग सिक्रेशन होता है। पीएच ऑफ सलाइवा। सलाइवा की पीएच कितनी होती है? 6.35 to 6.85, स्लाइटली एसिडिक होती है। डायग्राम में देख सकते हैं पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पे हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे एंजाइम इन सलाइवा। सलाइवा में अमाइलेज या टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। यह कुक्ड और बॉइल्ड फूड को स्टार्च को डेक्स्ट्रिन और माल्टोज में बदल देता है। तो टाइलिन या अमाइलेज एक प्रकार का एंजाइम होता है जो स्टार्च को डेक्स्ट्रिन व माल्टोज में चेंज कर देता है। सलाइवा के अंदर एंटीबॉडी पाई जाती है जो IgA होती है। उसके बाद में अब हम पढ़ेंगे ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होती है? ईसोफेगस की लेंथ 25 सेंटीमीटर होती है। अपर ईसोफेगस स्फिंक्टर जो होता है उसको क्रीकोफेरेंजियल स्फिंक्टर बोलते हैं। लोअर ईसोफेगियल जो स्फिंक्टर होता है उसे कार्डिया बोलते हैं। स्फिंक्टर का मतलब होता है एक प्रकार का जो क्लोजअप पाया जाता है, यानी कि जो वापस भोजन को रिगर्जिटेट होने से बचाता है, तो स्फिंक्टर बोलते हैं उसको। उसके बाद में अब हम पढ़ते हैं स्टोमक। स्टोमक क्या होता है? स्टोमक एक जे शेप का मस्कुलर ऑर्गन है। ये भी पूछ लिया जाता है कि स्टोमक का जो शेप कैसी होती है, तो ये जे शेप की होती है। जो इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें जे शेप की इसकी शेप होती है। उसके बाद पार्ट्स। इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है कार्डियक पार्ट। देख सकते हैं सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है कार्डियक पार्ट। उसके बाद फंडस पार्ट, फिर बॉडी बीच वाला पार्ट, और सबसे नीचे वाला पार्ट पाइलोरिक रेजिन या पाइलोरिक जो स्फिंक्टर पाया जाता है यहाँ पर। उसके बाद में ग्लैंड्स ऑफ स्टोमक, यानी स्टोमक में कौन कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? सबसे पहले आती है फंडिक ग्लैंड। फंडिक ग्लैंड फंडस पार्ट में पाई जाती है। और पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एम्स JDPR 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल होती हैं ये HCl का स्रावण करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्रावण करती है, और कोस्टल इंस्ट्रेंसिक जो फैक्टर होता है उसको सिक्रेट करती है। कौन सी सेल? पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद चीफ सेल। चीफ सेल ये पेप्सिनोजन, रेनिन और लाइपेज का सिक्रेशन करती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। MBBS 2018 में पूछा है कि पेप्सिनोजन का स्रावण कौन करता है, या फिर पेप्सिनोजन, रेनिन और लाइपेज। लाइपेज वसा का पाचन करता है। चीफ सेल होती हैं, इनके द्वारा पेप्सिनोजन का स्रावण होता है। उसके बाद में म्यूकसनिक सेल, ये म्यूसिन का स्रावण करती हैं। अब हम पढ़ते हैं पाइलोरिक ग्लैंड। पाइलोरिक ग्लैंड ये पाइलोरस पार्ट में पाई जाती है। और इसमें और प्रकार के जी सेल गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करके गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन में हेल्प करती है। उसके बाद में गैस्ट्रिन एक पैनक्रियाज को भी स्टिमुलेट करता है। गैस्ट्रिन एक हार्मोन होता है जो जी सेल स्रावित करती हैं, और ये पैनक्रियाज को भी स्टिमुलेट करती हैं जिससे पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन हो सके। अब हम पढ़ते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का जो वॉल्यूम होता है वो 1200 से 1500 ml पर डे होता है, और इसकी पीएच हाईली एसिडिक होती है 1.5 to 3.5 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ HCl। क्योंकि जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें जो मेन जो पार्ट होता है वो HCl का होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, इसलिए ये हाईली यानी बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। फूड स्टे इन स्टोमक, यानी कि
स्टोमक के अंदर जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वो कितनी देर तक ठहरता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वो 2 से 3 घंटे, प्रोटीन मील अगर हम लेते हैं तो 3 से 3.5 घंटे, फैट अगर लेते हैं तो 3.5 से 4 घंटे, और अगर मिक्स्ड डाइट लेते हैं तो उसके अंदर 2.5 से 3 घंटे तक जो स्टोमक के अंदर है वो फूड रहता है। उसके बाद में एंजाइम इन गैस्ट्रिक जूस, इन गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। सबसे पहला है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन एंजाइम ये क्या करता है, पेप्सिनोजन ये HCl की प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। ये पेप्सिनोजन जो होता है उसको HCl की प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, यानी इसको एक्टिवेट कर देता है इस एंजाइम को। तो पेप्सिन एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, यानी प्रोटियोलाइटिक यानी जो प्रोटीन को तोड़ते हैं, यानी प्रोटीन का लाइसिस करते हैं, जो प्रोटीन को प्रोटीएज या पेप्टोन्स व पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। अभी प्रोटीन के जो और छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, यानी प्रोटीन से प्रोटीएज में टूटेगा, उसके बाद पेप्टोन और छोटी चैन होती है, और उसके बाद में पॉलीपेप्टाइड्स, और लास्ट में बस पॉलीपेप्टाइड तक ये कन्वर्ट करती है। और उसके बाद में गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज एक वीक लाइपोलाइटिक एंजाइम है, यानी कि ये गैस्ट्रिक लाइपेज एक एंजाइम होता है जो मतलब कुछ थोड़ा बहुत हद तक ये वसा का पाचन कर सकता है, यानी जो फैट का डाइजेशन में थोड़ी बहुत हेल्प करता है, वीक होता है। अब हम पढ़ते हैं पेनक्रियास। पेनक्रियास के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेनक्रियास से क्वेश्चन आ जाता है तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। पेनक्रियास 2 ऑर्गन की तरह कार्य करता है। पेनक्रियास एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह बिहेव करता है, यानी एक कह सकते हैं मिक्सोक्राइन प्रकार की जो ग्लैंड होती है। ये एंडोक्राइन ये हार्मोन का प्रोडक्शन करती हैं, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड वे होती हैं जो अपने सीक्रेशन को सीधा ब्लड में डाल देती हैं, और एक्सोक्राइन ग्लैंड वे होती हैं जो अपने सीक्रेट को ट्यूब की सहायता से जहाँ पे चाहिए होता है वहाँ पे डालती हैं। तो सबसे पहले एंडोक्राइन पार्ट जो होता है वो हार्मोन का प्रोडक्शन करता है, एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है वो डाइजेशन सिक्रेट डाइजेशन जूस, यानी डाइजेशन जूस का सिक्रेशन करता है। अब पैनक्रियाज किससे मिलके बना होता है, ये एसिनाई सेल से मिलके बना होता है, यानी इसमें बहुत सारी एसिनाई सेल पाई जाती हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो येलो कलर में हाईलाइट कर रखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे कैसे पूछ लिए जाते हैं। कार्सिनोमा पैनक्रियाज के हेड में कॉमन होता है, यानी पैनक्रियाज के जो पार्ट देख सकते हैं हेड, बॉडी, टेल, 3 प्रकार के पार्ट होते हैं। और सबसे ज्यादा जो पैनक्रियाटिक कार्सिनोमा है, यानी कार्सिनोमा एक प्रकार का कैंसर, तो एक कार्सिनोमा जो होता है वो हेड में सबसे ज्यादा होता है। पूछ लिया जाता है कि पैनक्रियाज के कौन से पार्ट में ज्यादा कार्सिनोमा होने की संभावना होती है, हेड में, बॉडी में, टेल में, 3 ऑप्शन दे देगा। तो यहाँ पे हेड मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा का पार्ट है। उसके बाद में आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस सबसे ज्यादा पैनक्रियाज के टेल पार्ट में पाई जाती है, और ये पूछा हुआ भी है एम्स BBSR में, ये पूछा भी हुआ है कि आइसलेट जो पैनक्रियाटिक आइसलेट है वो पैनक्रियाज के कौन से पार्ट में ज्यादा पाई जाती है, तो ये टेल वाले पार्ट में सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब पैनक्रियाज में 99% एक्सोक्राइन पार्ट और 1% एंडोक्राइन पार्ट होता है, यानी 99% इसका पार्ट जो होता है वो कैसा होता है, एक्सोक्राइन होता है, और 1% कैसा होता है, एंडोक्राइन होता है। अब हम बात कर ले पैनक्रियाज के वेट की, तो पैनक्रियाज का वेट 60 ग्राम होता है, यानी केवल 60 ग्राम होता है। पैनक्रियाटिक जूस की अगर हम बात करें तो 500 से 800 ml पर डे इसका वॉल्यूम रहता है या इसका प्रोडक्शन होता है। इसकी pH 8.8 से 8.3 होती है, यानी कि हाईली एल्कलाइन होता है ड्यू टू बाइकार्बोनेट, इसमें बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं। इसकी वजह से ये कैसा होता है, क्षारीय होता है, यानी एल्कलाइन होता है। उसके बाद में एंजाइम इन पैनक्रियाटिक जूस, तो पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो सबसे ज़्यादा डाइजेशन में हेल्प करता है। मेन जो डाइजेशन के जो एंजाइम पाए जाते हैं पैनक्रियाटिक जूस में पाए जाते हैं। तो एंजाइम इन पैनक्रियाटिक जूस, तो सबसे पहला आता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, यानी जो प्रोटीन का पाचन करते हैं। तो सबसे पहला है ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन या ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिनोजन, ये 2 प्रकार के एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करते हैं। उसके बाद में लाइपोलाइटिक यानी वसा पाचक, लाइपेज,
लाइपेज एंजाइम जो होता है वो मोस्ट पावरफुल एंजाइम होता है वसा का पाचन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे पैनक्रियाज की बात खत्म हुई। अब हम पढ़ेंगे लीवर का, क्योंकि यहाँ पे हम मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें कर रहे हैं, जो एग्जाम बेस की बात कर रहे हैं, जो एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम केवल काम की बात करेंगे। अब हम पढ़ेंगे लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। तो लीवर जो होता है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, एक्सोक्राइन होती है। वैसे एंडोक्राइन की बात करें तो थायराइड होती है, लेकिन मोस्ट जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो लीवर होती है, यानी सबसे बड़ी ग्रंथि की अगर ओवरऑल बात करें। यह सेक्रेटरी व एक्सक्रिएटरी ऑर्गन की तरह कार्य करती है, और यह नॉर्मल एडल्ट में इसका वेट लगभग 1.5 किलो के लगभग होता है, यानी यह 1.5 किलो या 1500 ग्राम के लगभग इसका वेट होता है। यह बाइल प्रोड्यूस करती है जो डाइजेशन में हेल्प करती है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाइल का प्रोडक्शन कहाँ होता है। तो ऑप्शन में मिलेगा, क्या मिलेगा, ऑप्शन के अंदर लीवर भी मिलेगा और गॉल ब्लैडर भी मिलेगा। तो लोग बाग बाइल का प्रोडक्शन में क्या करे जाते हैं, ज़्यादातर गॉल ब्लैडर कर जाते हैं, जबकि गॉल ब्लैडर इसको संग्रहित करता है, और जबकि डाइजेशन जो इसका बाइल का प्रोडक्शन कौन करता है, ये लीवर करता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। मेन मेटाबॉलिक ऑर्गन ऑफ द बॉडी है ये, यानी सबसे मेटाबॉलिक ऑर्गन की तरह काम करता है, मेन मेटाबॉलिक ऑर्गन है हमारे शरीर का। और मैक्सिमम जो हीट प्रोडक्शन होती है वो लीवर में होती है। और लीवर सिक्रेट एंटीकोगुलेंट, लीवर में ही एंटीकोगुलेंट यानी रक्त प्रतिस्कंदक पदार्थ होता है हमारे रुधिर में, जो हमारे रुधिर को जमने नहीं देता या ब्लड को जमने नहीं देता, वो होता है हिपैरिन। तो हिपैरिन का स्रावन भी लीवर द्वारा होता है। लीवर में कुछ स्पेशल मैक्रोफेज सेल या कुफुर सेल पाई जाती हैं जो फैगोसाइटोसिस का काम करती हैं। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है भक्षण करना, या जो बेकार की जो सेल्स होती हैं या फिर जो एंटीजन होते हैं उनका भक्षण करना का काम जो कौन करता है, यहाँ पर कुफुर सेल करती हैं। उसके बाद में लीवर में सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है। तो या पूछ ले शरीर में सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई किसको होती है, तो लीवर को होती है, यानी 1500 ml पर मिनट। और 200 या ये टोटल जो कार्डियक आउटपुट होता है, यानी टोटल कार्डियक आउटपुट कितना होता है 5 to 6 लीटर, उसका 20% किसको होता है, लीवर को ही सप्लाई होता है। तो कॉमन लोकेशन ऑफ लीवर एब्सेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कॉमन लोकेशन लीवर एब्सेस, एब्सेस का मतलब होता है किसी भी ऑर्गन या कैविटी के अंदर पस फॉर्मेशन होना, अब एब्सेस कहलाता है। तो ये राइट लोब, लीवर की 2 लोब होती है, राइट एक लेफ्ट। तो राइट लोब ऑफ लीवर जो होता है वो लीवर एब्सेस की कॉमन साइट होती है, सबसे ज़्यादा एब्सेस होने की संभावना वहीं पे रहती है। अब हम बात कर लेंगे गोल ब्लैडर की। तो ये रिजर्वोयर ऑफ बाइल, मैंने बताया था कि ये जो बाइल का जो निर्माण करता है लीवर, और संग्रहित यानी रिजर्वोयर कौन है, गोल ब्लैडर। तो बाइल लीवर से सिक्रेट होता है, कहाँ से सिक्रेट होता है, लीवर से, लेकिन स्टोर गोल ब्लैडर में होता है। स्टोरेज ऑफ बाइल कितना होता है 30 to 60 ml। बाइल की वॉल्यूम कितनी होती है 800 to 1200 ml पर डे, यानी 800 से 1200 ml पर डे। पीएच कितनी होती है 8 to 8.6। बाइल साल्ट कौन कौन से होते हैं, सोडियम या पोटेशियम टोरोकुलेट और सोडियम या पोटेशियम ग्लाइकोलेट, ये बाइल के अंदर साल्ट पाए जाते हैं। उसके बाद में बाइल यह लिपिड इमल्सिफिकेशन में सहायक होता है। देखो वसा, ये इसका कुछ खास काम नहीं होता बाइल का, ये केवल क्या करता है वसा का इमल्सिफिकेशन कर देता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि बाइल की उपस्थिति में जो वसा जो होती है वो ऐसी हो जाती है कि जिसमें डाइजेशन में हेल्प हो जाता है, यानी कि वो आसानी से टूट सकती है। तो ये काम इमल्सिफिकेशन का कौन करता है, बाइल करता है। उसके बाद में बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ 5 मीटर होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई व माइक्रो विलाई पाई जाती है जो म्यूकस मेम्ब्रेन की सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में अंगुली नुमा ऐसे उभार टाइप संरचना पाई जाती है जिनको विलाई कहते हैं। तो विलाई का काम क्या होती है, ये सरफेस एरिया को बढ़ा देती है ताकि फूड का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो ज़्यादा हो सके।
या बेहतर तरीके से हो सके। अब इनमें एक चीज और पाई जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ब्रूनर ग्लैंड। ब्रूनर जो ग्लैंड होती है वो म्यूकस व एंजाइम का सिक्रेशन करती है। अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, यानी सबसे पहला पार्ट होता है जो 25 सेंटीमीटर लेंथ का होता है। ड्यूडेनम या कोलेसिस्टोकाइनिन यानी पैनक्रियोजाइम नामक हार्मोन सिक्रेट करती है। ड्यूडेनम क्या करती है, कोलेसिस्टोकाइनिन या पैनक्रियोजाइमिन नाम का हार्मोन सिक्रेट करती है। जुजुनम जो होती है वो मिडिल पार्ट होता है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का, और ये लगभग 2 मीटर लंबा होता है। इलियम जो होते हैं वो टर्मिनल सेक्शन, यानी लास्ट वाला पार्ट क्या होता है, जो इलियम होता है। यानी 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, ड्यूडेनम, जुजुनम, इलियम। तो इलियम लगभग 3 मीटर लंबा होता है। तो इलियम में क्या पाए जाते हैं, पायरीज पैचेस पाए जाते हैं जो लिम्फोइड फॉलिकल कह सकते हैं देखने को मिलती हैं। एक प्रकार की लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं पायरीज पैचेस। टाइफाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, टाइफाइड फीवर में पैरीज पैचेस इन्फ्लाम्ड व अल्सरेट हो जाते हैं, इन्हें ओवल अल्सर कहते हैं। इन्हें टाइफाइड जो फीवर होता है उसके अंदर पैरीज पैचेस इन्फ्लामेटेड हो जाती है और उनमें अल्सर हो जाते हैं, इनको क्या कहते हैं, ओवल अल्सर कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे सक्सेस एंटेरिकस क्या होता है। तो सक्सेस एंटेरिकस सिक्रेट बाय स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा सिक्रेट होता है। वॉल्यूम 1500 ml पर डे होता है। लगभग स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा जो पदार्थ स्रावित होता है उसको सक्सेस एंटेरिकस कहते हैं। 1500 ml पर डे इसका सिक्रेशन होता है। लगभग 90 to 95% न्यूट्रिएंट्स का अब्सॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। बाकी 5 to 10% स्टोमक और लार्ज इंटेस्टाइन में अब्सॉर्प्शन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद में है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो 1.5 मीटर होती है। यह इलियोसिकल वाल से लेकर, इलियोसिकल यानी इलियम और सिकम जो कनेक्ट होते हैं वहाँ पे एक वाल होता है जिसको इलियोसिकल वॉल कहते हैं, वहाँ से लेकर ये एनस तक फैली रहती है। कौन, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट कौन कौन से होते हैं, सीकम, उसके बाद अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम और एनस। ये किसके पार्ट हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के। ट्रांसवर्स कोलोन यह लार्जेस्ट इंटेस्टाइन का सबसे लंबा पार्ट है। अगर पूछ ले ऑप्शन में कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका सबसे लंबा पार्ट कौन सा होता है, तो वो होता है ट्रांसवर्स कोलोन, लगभग 45 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे हमने पढ़ा एनाटॉमी वाला पार्ट। अब हम पढ़ेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, यानी कौन कौन सी डिजीज डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हो सकती हैं। मेन डिजीज का हम अध्ययन करेंगे जो लगभग एग्जाम में पूछी जाती है। अब सबसे पहले आता है GERD यानी गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। यानी गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज क्या होती है कि ये बैकफ्लो ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू इसोफेगस, यानी गैस्ट्रिक कंटेंट कहाँ होता है, स्टोमक में होता है, और उसका गैस्ट्रिक का बैक फ्लो होकर इसोफेगस के अंदर आ जाना। यानी गैस्ट्रिक वैसे तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए स्टोमक से गैस्ट्रिक कंटेंट इसोफेगस में आ जाना, ये क्या कहलाता है, GERD यानी गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज कहलाता है। इसके क्लिनिकल फीचर क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले पायरोसिस, पायरोसिस को बोलते हैं चेस्ट बर्न। उसके बाद में इंडाइजेशन यानी भोजन का पाचन सही ढंग से नहीं होता। एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, यानी एपिगैस्ट्रिक रीजन जो होता है वहाँ पर पेन होता है। पोजीशन इन GERD यानी गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज में कौन सी पोजीशन देते हैं, रिवर्स टंडलेनबर्ग पोजीशन देते हैं। रिवर्स टंडलेनबर्ग पोजीशन कैसी होती है कि पैर थोड़े से ऊपर उठे हुए होते हैं और सर नीचे होता है, ठीक है। उसके बाद में पैरों की तुलना में सिर नीचे की ओर होता है। उसके बाद में गैस्ट्राइटिस क्या होता है, गैस्ट्राइटिस की कंडीशन में क्या होता है, स्टोमक इन्फ्लामेशन हो जाता है। स्टोमक की जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा होती है उसका इन्फ्लामेशन हो जाना क्या कहलाता है, गैस्ट्राइटिस। उसके बाद में आता है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर किसे कहते हैं,
ब्रेक डाउन और अल्सरेशन इन द म्यूकस वॉल ऑफ स्टोमक, यानी कि स्टोमक की जो म्यूकस वॉल होती है उसके अंदर अल्सर हो जाना या उसकी जो कंटिन्यूटी होती है उसमें ब्रेक डाउन हो जाना क्या कहलाता है? पेप्टिक अल्सर कहलाता है। तो ये कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं? स्टोमक में हो सकते हैं पेप्टिक अल्सर, ड्यूडेनम और इसोफेगस, ये 3 जगह पे हो सकते हैं। कॉज क्या क्या हो सकता है? पेप्टिक अल्सर का जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अत्यधिक स्रावण होना पेप्टिक अल्सर का कॉज होता है। अब हम पढ़ेंगे, और ये मोस्ट कॉमन जो एक और होता है वो होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी या H पाइलोरी। पेप्टिक अल्सर का मोस्ट जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी या H पाइलोरी। ये पूछ लिया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में यूरिया ब्रेथ टेस्ट करते हैं। यूरिया ब्रेथ टेस्ट क्या होता है? H पाइलोरी के डिटेक्शन के लिए क्या करते हैं? यूरिया ब्रेथ टेस्ट करते हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब है डंपिंग सिंड्रोम। डंपिंग सिंड्रोम गैस्ट्रिक रिसेक्शन के कारण गैस्ट्रिक कंटेंट का स्मॉल इंटेस्टाइन में खाली हो जाना। गैस्ट्रिक रिसेक्शन के कारण क्या होता है? गैस्ट्रिक कंटेंट का सीधा केस में हो जाना, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाली हो जाना। मैनेजमेंट क्या होता है? हाई फैट डाइट होती है, हाई प्रोटीन और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट होती है। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है डंपिंग सिंड्रोम, यह सब टोटल गैस्ट्रोक्टोमी का कॉम्प्लिकेशन है। सब टोटल गैस्ट्रोक्टोमी क्या होता है? यानी इसके अंदर गैस्ट्रोक्टोमी करते हैं, यानी कि जो स्टोमक है उसको काट के बाहर निकाल देते हैं। तो ये डंपिंग सिंड्रोम इसका मेन कॉम्प्लिकेशन है। उसके बाद में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्या हो सकते हैं? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है? मोस्ट कॉमन ऑब्स्ट्रक्शन ऑक्यूर इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी सबसे ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन, यानी ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब कोई अवरोध आ जाना या अवरुद्ध हो जाना। तो सबसे ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे आते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में 85%। स्मॉली जो सबसे ज़्यादा स्पेशली किस में देखने को मिलता है? इलियम के अंदर, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डोडेनम, जुजनम, इलियम। तो सबसे ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन किस में देखने को मिलता है? ज़्यादातर इलियम में होता है ये। लार्ज बाउल में ऑब्स्ट्रक्शन के चांस 15% होते हैं और ये मोस्टली सिग्मोइड कॉलन में देखने को मिलता है। यानी अगर लार्ज इंटेस्टाइन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो सबसे ज़्यादा 15% सिग्मोइड कॉलन में ही ज़्यादातर देखने को मिलता है। उसके बाद में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के केस में बैरियम मील व बैरियम एनिमा नहीं देना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के केस में बैरियम मील और बैरियम एनिमा नहीं देते, क्योंकि यह कॉन्स्टिपेशन करता है और कॉन्स्टिपेशन के कारण कोलन की वाल इन्फ्लामेट हो जाती है और परफोरेट हो सकती है। तो कोलन क्या हो सकती है? इन्फ्लामेशन हो सकता है या फिर उसके अंदर छेद हो सकता है, परफोरेट हो सकती है, फट सकती है। तो ये इसके अंदर बैरियम मील और बैरियम एनिमा नहीं देते इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के केस में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन क्या कहता है? अपेंडिसाइटिस। यह इमरजेंसी एब्डोमिनल सर्जरी का मोस्ट कॉमन रीजन है। इमरजेंसी जो एब्डोमिनल सर्जरी होती है उसका सबसे मोस्ट कॉमन रीजन यही होता है, अपेंडिसाइटिस। क्लिनिकल फीचर क्या होता है? पेन एट मैकबर्नी पॉइंट। ये भी मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अपेंडिसाइटिस में पेन कहाँ होता है? मैकबर्नी पॉइंट में होता है। और ये भी पूछ लिया जाता है कि मैकबर्नी पॉइंट कहाँ स्थित होता है? तो राइट लोअर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन, जो एब्डोमेन का राइट लोअर क्वाड्रेंट होता है वहाँ पे मैकबर्नी पॉइंट स्थित होता है। उसके बाद में इसमें और कुछ साइन होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है रोवसिंग साइन। रोवसिंग साइन होता है लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट को जब पाल्पेट करते हैं तो राइट लोअर क्वाड्रेंट में दर्द होता है। जब लेफ्ट वाले को दबाते हैं तो राइट वाले लोअर क्वाड्रेंट में दर्द होता है। अब आता है पोसस साइन। पेशेंट के लेटने के बाद मैकबर्नी पॉइंट पे जैसे ही दबाव डालते हैं तो पेशेंट पेन की कंप्लेन करता है, यानी कि पेशेंट को लिटा देते हैं और उसके बाद में मैकबर्नी पॉइंट पे प्रेशर डालते हैं तो पेशेंट के बहुत तेज़ दर्द होता है। इसका मतलब ये हो जाता है कि इसके अपेंडिसाइटिस हो सकता है। कभी भी अपेंडिसाइटिस में हॉट एप्लीकेशन का यूज़ ना करें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अपेंडिसाइटिस के केस में कभी भी
क्या नहीं करते, हॉट एप्लीकेशन का यूज़ नहीं करते, क्योंकि हॉट एप्लीकेशन करने से अपेंडिक्स रप्चर हो सकती है, वह पेरिटोनाइटिस को कॉज कर सकती है। अपेंडिसाइटिस में कभी भी एनिमा का यूज़ नहीं करते हैं। और गिल्ड्रॉन जो इंसिजन होता है वो अपेंडेक्टोमी के केस में, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये किसके अंदर अपेंडेक्टोमी में कौन सा इंसिजन लगाते हैं। उसके बाद में हर्निया मोस्ट कॉमन हर्निया जो मेल के अंदर होता है वो कौन सा होता है, इंग्वाइनल हर्निया। मोस्ट कॉमन हर्निया फीमेल के अंदर होता है वो फीमोरल हर्निया। जो बच्चों में मोस्ट कॉमन हर्निया कौन सा होता है, अम्बलाइकल हर्निया या इंग्वाइनल हर्निया। स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया, हर्नियल रिंग के प्रेशर के कारण हर्निएटेड जो बाउल सेगमेंट की ब्लड सप्लाई में अवरोध आ जाना, ठीक है। उसके बाद में मैनेजमेंट, हर्निया का क्या मैनेजमेंट होता है, हर्नियोप्लास्टी। पोजीशन इन हिटस हर्निया ड्यूरिंग ईटिंग, तो एलिवेटेड ऑफ हेड एंड सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं। तो हिटस हर्निया की कंडीशन में खाना खाते समय कौन सी पोजीशन देंगे, हेड एलिवेटेड होना चाहिए या फिर सेमी फाउलर पोजीशन। पोजीशन इन इंग्वाइनल हर्निया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंग्वाइनल हर्निया में कौन सी पोजीशन देते हैं, स्क्वेटिंग पोजीशन देते हैं। अब पढ़ेंगे पैनक्रिएटाइटिस। पैनक्रिएटाइटिस एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है पैनक्रियाज का। क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं, सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है, पेन ओक्यूर एट लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन एंड रेडिएट टू बैक एंड इंक्रीज विद फैटी मील। यानी कि पेन कहाँ होता है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में होता है एब्डोमेन के में, और यानी पीछे तक जाता है, रेडिएट होता है। और जब यानी कोई फैटी जो यानी वसायुक्त भोजन करते हैं तो उसके टाइम पे ये पेन बढ़ जाता है। क्यूलेंस साइन होता है जो अम्बलाइकल एरिया होता है, जो एब्डोमेन का अम्बलाइकल एरिया होता है उसके चारों ओर डिस्कलरेशन हो जाता है। उसके बाद में एक साइन और होता है टर्नर साइन। जो फ्लैंक एरिया होता है, फ्लैंक एरिया कैसा होता है, ब्लूइश कलर का हो जाता है, यानी ब्लू कलर का हो जाता है वहाँ पर। अब उसके डायग्नोस्टिक फाइंडिंग क्या होते हैं, पैनक्रिएटाइटिस में सीरम एमाइलेज व सीरम लाइपेज का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है, यानी सीरम एमाइलेज सीरम लाइपेज का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है। स्टूल एग्जामिनेशन करते हैं तो स्टेटोरोइया देखने को मिलता है। स्टेटोरोइया का मतलब होता है अनडाइजेस्ट जो फैट होती है वो स्टूल के अंदर आना, क्या कहलाता है, स्टेटोरोइया। पेन मैनेजमेंट इन पैनक्रिएटाइटिस, पैनक्रिएटाइटिस की कंडीशन पेन होता है तो क्या देते हैं, मेप्रिडीन ड्रग देते हैं। उसके बाद में आता है कोलेलिथाइसिस। कोलेलिथाइसिस का मतलब होता है स्टोन इन गोल ब्लेडर। कोलेसिस्टाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ गोल ब्लेडर। तो ये दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं लेकिन थोड़ा अंतर इनमें। ये है कोलेलिथाइसिस यानी स्टोन इन गोल ब्लेडर, और कोलेसिस्टाइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ गोल ब्लेडर। उसके बाद में मर्फी साइन किसके अंदर होता है, यह साइन कोलेसिस्टाइटिस के पेशेंट में देखने को मिलता है। इसमें एग्जामिनर हिपेटिक मार्जिन के नीचे की तरफ फिगर प्रेस करता है, तब तेज दर्द के कारण पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है। यानी कि इसके अंदर जो एग्जामिनर होता है वो क्या करता है, हिपेटिक जो मार्जिन होता है उसके तरफ फिंगर को प्रेस तेज दबाता है, जिसके कारण पेशेंट को दर्द होता है और इस दर्द के कारण पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है। तो इसको मर्फी साइन बोलते हैं, जो किसमें देखने को मिलता है, कोलेसिस्टाइटिस में। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। सबसे पहले जब हम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एब्डोमिनल जब एग्जामिनेशन करते हैं तो उसके अंदर सीक्वेंस क्या होना चाहिए। सबसे पहले इंस्पेक्शन करते हैं, उसके बाद में ऑस्कल्टेशन करते हैं, उसके बाद में परक्यूशन करते हैं और सबसे लास्ट में पाल्पेशन करते हैं। और अब है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लीवर सिरोसिस, क्या होता है, अल्कोहल। अब सल्फासेलाजीन ये अल्सरेटिव कोलाइटिस की ड्रग ऑफ चॉइस है, यानी अल्सरेटिव कोलाइटिस की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, सल्फासेलाजीन। एनामिल या बॉडी का हार्डेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है जो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट का बना होता है। इनामिल या टीथ की आउटर कवरिंग का निर्माण करता है।
अब आता है हर्ट्ज-स्प्रंग डिजीज। हर्ट्ज-स्प्रंग डिजीज ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन भी इसको कहते हैं। इसमें रिबन लाइक स्टूल देखने को मिलता है। इंटिशुपसेप्शन डिजीज, टेलीस्कोपिंग ऑफ बाउल, इसमें करंट रेड जेली स्टूल देखने को मिलता है। इंटिशुपसेप्शन में ये पूछा भी जा चुका है। ये क्वेश्चन रेलवे के अंदर पूछा गया था कि करंट रेड जेली लाइक स्टूल किस में देखने को मिलता है, इंटिशुपसेप्शन डिजीज में। विजडम टीथ, इसे थर्ड मोलर टीथ भी कहते हैं। उसके बाद में टीनेस्मस, टीनेस्मस बोलते हैं इनफेक्चुअल स्टनिंग एट स्टूल। उसके बाद में डीग्लूटिनिन सेंटर फाउंड इन मेडुला ओब्लोंगेटा, मेडुला ओब्लोंगेटा के अंदर डीग्लूटिनिन का सेंटर पाया जाता है। उसके बाद में मोटेलिन हार्मोन, मोटेलिन हार्मोन 22 प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है जो स्टोमक व इंटेस्टाइन में एमो सेल से सिक्रेट होता है। उसके बाद में मोटेलिन हार्मोन या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं किसमें, इंटेस्टाइन में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, मोटेलिन हार्मोन। स्टूल में पंजेंट स्मेल, यानी पंजेंट स्मेल यह इंडोल व स्टाकोटोल के कारण होती है। स्टूल के अंदर जो गंध आती है वो इंडोल व स्काटोल के कारण आती है। उसके बाद रेनिन या काइमोसिन या मिल्क कोगुलेशन में सहायक है। उसके बाद मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर क्या होता है, हेमरेज। हेमरेज मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है पेप्टिक अल्सर का। सीलियक डिजीज किसके कारण होती है, ग्लूटेन प्रोटीन के कारण होती है। उसके बाद रोटावायरस, रोटावायरस मेन कोज होता है डायरिया का यंग एंड चिल्ड्रन, यंग और चिल्ड्रन के अंदर रोटावायरस मोस्ट कॉमन कोज होता है डायरिया का। उसके बाद में ओरलिस्टेट या स्टेटिन्स ड्रग जो होती है वो ओबेसिटी को ट्रीट करने में काम में लेते हैं। उसके बाद में मोस्ट कॉमन पोजीशन ऑफ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज रेट्रोसिकल। उसके बाद में स्टैंड फीलिंग ऑफ फुलनेस, यानी स्टेटेड किसे कहते हैं, फीलिंग ऑफ फुलनेस, डिस्कम्फर्ट, नोजिया एंड एनोरेक्सिया। उसके बाद में है स्टोग्रीन सिंड्रोम, यह सैलिवरी ग्लैंड व टीयर ग्लैंड की एक ऑटोइम्यून डिजीज है। सैलिवरी ग्लैंड या लार ग्रंथि और जो अश्रु ग्रंथि होती है उसकी एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसमें माउथ आई के अंदर क्या होता है, ड्राइनेस देखने को मिलती है। उसके बाद में सेलाडेंटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, सेलाडेंटाइटिस। उसके बाद में इसोफेगियल वेरिसिस, डायलेशन ऑफ टोर्टियस वेन ऑफ इसोफेगस कोज बाय पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण क्या होती है, इसोफेगस डायलेट हो जाती है। ए चाइल्ड विद लैक्टोज इंटॉलरेंस कैन बी डेवलप कैल्शियम एंड विटामिन डी डिफिशियंसी। उसके बाद में प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग इज हॉलमार्क ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में कि पाइलोरिक स्टेनोसिस का जो हॉलमार्क क्या है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग है। उसके बाद में हीमेटेमेसिस, हीमेटेमेसिस मतलब वोमिटिंग के अंदर ब्लड का आना, ये क्या इंडिकेट करता है, पोर्टल हाइपरटेंशन। हर्निया दैट इज मोर प्रोन टू strangulated is femoral hernia. Carcinoma is of acini cell is associated with salivary gland. कर्लिंग अल्सर यह बर्न का कॉम्प्लिकेशन है। कर्लिंग अल्सर किस में पाए जाते हैं, बर्न में हो जाते हैं और ये डुडोनल अल्सर का टाइप है। उसके बाद में पैरालाइटिक इलियस, पैरालाइटिक इलियस में inability to intestine to conduct the peristalsis which lead to obstruction। पैरालाइटिक लीड्स के अंदर क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम हो जाते हैं या ख़त्म ही हो जाते हैं जिसके कारण जो भोजन जो होता है वो आगे नहीं जा पाता और नहीं जा पाता उसके कारण वो एक ही जगह पे इकट्ठा होता है तो उसके अंदर क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है इंटेस्टाइन के, इसको बोलते हैं पैरालाइटिक इलियस।
और ये GIT यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि GIT सर्जरी करते हैं उसके अंदर ये पैरालिटिक इलियस हो जाता है। ये भी पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम में। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।